Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। यूनिट नंबर 5 मैनेजमेंट से आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन आता है और उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी आती है। जैसा कि आप जानते हैं स्टाफिंग को हिंदी में नियुक्तियां कहा जाता है और इस नियुक्तियों में भर्तियां आती हैं, चयन आता है और प्रशिक्षण भी आता है। तो आज इन चारों टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लेकर आए हैं, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें। और दोनों ही लैंग्वेज में आज हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इन एमसीक्यूज़ का देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं, क्या दिया है। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या है। मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज़, मतलब हम जो स्टाफिंग पर पैसे खर्च करते हैं वो पैसा क्या होता है। तो वो पैसा विनियोजन होता है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जो पैसा हम स्टाफिंग पर खर्च करते हैं, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पर खर्च करते हैं, उससे हमें अच्छे एम्प्लॉय मिलते हैं और अच्छे एम्प्लॉय हमारी फर्म में प्रोडक्टिविटी लाते हैं। तो ये एक प्रकार का हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, स्टाफिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो स्टाफिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या ये निम्न प्रबंध की है, मध्यम प्रबंध की है, उच्च प्रबंध की है, लोअर मैनेजमेंट की है, मिडिल मैनेजमेंट की है कि टॉप मैनेजमेंट की है। तो ये इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हर लेवल पर एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है और हर लेवल पर एम्प्लॉय इनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये चारों लेवल पर ज़रूरत पड़ती है हमको एम्प्लॉयज़ की, और उन एम्प्लॉयज़ का चयन इन अलग अलग तीनों लेवल पर होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भर्ती भी आती है, चयन भी आता है और प्रशिक्षण भी आता है। ये तीनों चीज़ें आपकी स्टाफिंग में आती हैं। और स्टाफिंग आपका किसका पार्ट है। स्टाफिंग पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसको हम मानव संसाधन प्रबंध कहते हैं। मानव संसाधन प्रबंध में नियुक्तियां की जाती हैं और नियुक्तियों की शुरुआत भर्ती से होती है। भर्ती के काम जहां खत्म होता है वहां से चयन शुरू हो जाता है, और जब कर्मचारियों का चयन हो जाता है तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये तीनों ही कार्य एक दूसरे से संबंधित हैं और तीनों ही किसमें सम्मिलित होते हैं, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित होते हैं। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, स्क्रीन पर क्या दिया है। नियुक्तिकरण स्टाफिंग क्या है। तो नियुक्तिकरण स्टाफिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो हाँ बिल्कुल, ये संगठन का एक भाग है। कर्मचारी प्रबंध का कार्य है, मतलब फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है। तो हाँ बिल्कुल, ये सेवा वर्गीय प्रबंध का एक कार्य है। और उसके बाद ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो हाँ, ये मैनेजमेंट का एक मेन फंक्शन है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है और फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट भी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्या है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग क्या है। तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग किसी भी संस्था के लिए एक नेसेसरी है, मतलब आवश्यक है, अनावश्यक नहीं है। धन की बर्बादी भी नहीं है और अनिवार्य भी नहीं है। अब अनिवार्य क्यों नहीं है, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, बल्कि उनको सीधा कार्य पर अपॉइंट कर दिया जाता है और वो कार्य करते करते ही कार्य सीख लेते हैं। तो वहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो ट्रेनिंग हर जगह अनिवार्य नहीं होती, बल्कि ट्रेनिंग क्या है, आवश्यक है। इसलिए आपके फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। संगठन के जीवन में भर्ती होती है, मतलब रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़, मतलब संगठन में जब भी भर्ती होती है तो क्या एक बार होती है, नहीं एक बार नहीं होती। क्या 2 बार होती है, तो 2 बार भी नहीं होती। कभी कभी होती है, ओकेजनली होती है, तो ऐसा भी नहीं है। जबकि भर्ती हमेशा निरंतर चलती रहती है। पुराने एम्प्लॉय रिटायर्ड होते रहते हैं और उनकी जगह नए एम्प्लॉय में नई भर्ती के द्वारा उनका चयन कर लिया जाता है। तो
भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स। तो क्या क्या सम्मिलित है कर्मचारियों के विकास में? उनका प्रमोशन भी होता है, उनका ट्रांसफ़र भी होता है और उनकी ट्रेनिंग भी होती है। तीनों तरीके से कर्मचारियों का विकास होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है, कर्मचारियों का चयन होता है, स्टाफ सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इज़। कर्मचारियों का चयन किसके द्वारा होता है या किन कर्मचारियों का चयन होता है? तो लो लेवल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका भी होता है, मतलब निम्न श्रेणी के कर्मचारियों और अधिकारियों का होता है, मध्यम लेवल के भी अधिकारियों का होता है और उच्च लेवल के टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव का भी क्या होता है? चयन होता है। तो चयन तो सभी कर्मचारियों का होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं एमसीक्यूज़ के रूप में और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए अब क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी आपको हिंदी में दिखाई दे रहे हैं वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिए गए हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को जहां घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस हम आपको भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, इसलिए दोनों मीडियम स्टूडेंट्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वीडियो से मिलती रहेगी। चलिए अब हम स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। नियुक्तिकरण कार्य में शामिल किया जाता है। नियुक्तिकरण का मतलब होता है स्टाफिंग, और स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट आता है यानी भर्ती आती है। उसके बाद चयन मतलब कि सिलेक्शन आता है और इसके बाद प्रशिक्षण मतलब कि ट्रेनिंग आती है। तो ये सभी आपके नियुक्तिकरण यानी कि आपकी स्टाफिंग में सम्मिलित होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। नियुक्तिकरण के संबंध में क्या असत्य है? तो नियुक्तिकरण का मतलब होता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में पूछ रहे हैं कि क्या सही नहीं है? तो स्टाफिंग हर लेवल पे होता है, ये तो सही है। स्टाफिंग अभी बताया आपको एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये भी सही है। स्टाफिंग एक सामाजिक दायित्व है, ये भी सही है। क्या स्टाफिंग आपको दिखाई देता है? नहीं। तो ये इनविजिबल होता है, इसलिए दृश्य कार्य नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ ए हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य जो है वो दिखाई नहीं देता, बल्कि ये इंटरनल मैटर होता है और कंपनी की और सरकार की ये इंटरनल पॉलिसी होती है, इसलिए इसको सबके सामने जो है वो शो नहीं किया जाता। सिलेक्शन तो आपको दिखाई देता है कि किसका हो रहा है, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनती है, तो नियुक्तिकरण की इस प्रक्रिया को लोगों को नहीं दिखाया जाता, मतलब ये इनविजिबल प्रोसेस है, विजिबल नहीं है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है, नियुक्तिकरण प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो नियुक्तिकरण में क्या क्या नहीं आता? तो मानव शक्ति का पूर्वानुमान, मतलब यहाँ क्या होता है, जो मैन पावर प्लानिंग है वो की जाती है। तो हाँ, नियुक्तिकरण में पहले मैन पावर प्लानिंग की जाती है, तो ये तो पार्ट है। कार्य का विश्लेषण होता है, जॉब एनालिसिस होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी होता है, प्रशिक्षण एवं विकास। तो इनमें से कोई नहीं जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। अब जो पॉइंट आप जो एमसीक्यूज़ आपको हिंदी में दिए गए उन्हीं एमसीक्यूज़ को अब आप इंग्लिश में देख लें और समझ लें। स्टाफिंग वर्क इंक्लूड्स, तो स्टाफिंग में क्या क्या शामिल होता है? रिक्रूटमेंट भी होता है, सिलेक्शन भी होता है, और जब एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद उनकी ट्रेनिंग भी की जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्टाफिंग इज़, मतलब स्टाफिंग से क्या संबंधित नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया था कि स्टाफिंग से क्या संबंधित नहीं है। इट इज़ अ वर्क ऑफ विजिबल नेचर, तो ये विजिबल नहीं होता बल्कि इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस का कौन सा हिस्सा नहीं है या कौन सी इसकी स्टेज नहीं है। तो मैन पावर फोरकास्टिंग तो इसका हिस्सा है, वर्क एनालिसिस भी इसका हिस्सा है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी इसका हिस्सा है। तो कुल मिला के ABC ये सब इनके हिस्से हैं। नन ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो स्टाफिंग प्रोसेस का हिस्सा ना हो, बल्कि तीनों स्टाफिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं। इससे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर ले लेते हैं कि पर्टिकुलर आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में किसकी खोज की जाती है। तो आपको पता है कि भर्ती प्रक्रिया में हम भावी कर्मचारियों की खोज करते हैं। मतलब जब भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है तो फ्यूचर में जो एम्प्लॉय हमें मिलने वाले हैं उनकी खोज की जाती है, वर्तमान की खोज नहीं की जाती, विशिष्ट अकेले की खोज नहीं की जाती, सेवानिवृत्त की खोज भी नहीं की जाती, बल्कि किसकी खोज की जाती है, भावी कर्मचारी मतलब भविष्य में काम करने वाले कर्मचारियों की खोज भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। ये सारे क्वेश्चंस आपको अभी इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, इसलिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो हैं वो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इसके बाद हम और MCQs लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ इसमें मैथ्स की कॉलम भी है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्क्रीन पर 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नियुक्तिकरण का संबंध किससे है। तो नियुक्ति मनुष्यों की जाती है। एम्प्लॉय जो होते हैं वो क्या होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं वो मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं। और हम लोगों में से ही व्यक्तियों का क्या होता है, जो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं उनका चयन होता है। तो नियुक्तिकरण लोगों में से चयन की प्रक्रिया है, वस्तुओं में से चयन को हम नियुक्तिकरण नहीं कहते। तो आपका राइट आंसर 7th क्वेश्चन का ए हो जाएगा। कर्मचारियों के चयन में किया जाता है। तो कर्मचारियों के चयन में क्या किया जाता है, व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो हाँ, पर्सनालिटी जो है उसको टेस्ट किया जाता है। फिर बुद्धिमत्ता जो होती है उसका भी परीक्षण होता है कि मेंटली जो है वो स्ट्रांग है कि नहीं एम्प्लॉय, ये भी देखा जाता है। फिर ज्ञान का परीक्षण होता है। तो हाँ बिल्कुल, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये देखा जाता है कि पर्टिकुलर जो पर्सन है जिसको हम क्वालिफाइड माने कि ना माने, तो किस बेसिस पे माना जाता है कि उसके अंदर जो जनरल नॉलेज है वो कैसा है, उसके अंदर जो पर्टिकुलर उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो कैसी है, और उसके साथ साथ उसकी पर्सनालिटी जो है वो अच्छी है कि नहीं, यानी कि उसके अंतर्गत जो इंटरनल क्वालिटी हैं वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं कि नहीं। तो इन सभी का परीक्षण एक चयन प्रक्रिया में किया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इस सीरीज़ में आगे क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि रोजगार कार्यालय भर्ती का कैसा स्रोत है। तो रोजगार कार्यालय भर्ती का बाह्य स्रोत है। भर्ती के रिक्रूटमेंट के दो स्रोत होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये यहाँ कौन सा स्रोत है, एक्सटर्नल है। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पदोन्नति भर्ती का किस प्रकार का स्रोत है। तो पदोन्नति देना एक आंतरिक स्रोत है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, कंपनी के वर्तमान कर्मचारी को छोटे पद से प्रमोट करके बड़े पद पर बिठा दिया जाता है और फिर वो एक बड़े पद पर कार्य करता है और अपने बड़े पद पर कार्य करते हुए अपने काम को क्या देता है, परफॉर्म करता है। तो उसको क्या कहा जाता है, आंतरिक भर्ती कहा जाता है या आंतरिक स्रोत कहा जाता है। तो जब वर्तमान कर्मचारी को ही छोटे पद से पदोन्नति देकर बड़े पद पर बिठा दिया जाता है, तो ये भर्ती का कौन सा स्रोत होगा, तो ये आंतरिक स्रोत होगा, इंटरनल ये सोर्स कहलाएगा। इसके बाद हम इन्हीं क्वेश्चंस को अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देख लेते हैं जल्दी से, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। इन दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस वी सर्च। तो जब हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस का यूज़ करते हैं तो हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय जो है, जो भविष्य में हमारे कर्मचारी बनेंगे, उनको हम सर्च करते हैं। तो 6th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। स्टाफिंग किससे रिलेटेड है। तो स्टाफिंग में जो नियुक्तियां की जाती हैं वो लोगों की नियुक्तियां की जाती हैं, वस्तुओं का चयन इसमें नहीं होता। वस्तुओं का चयन जो है वो आपका एक डिसीजन मेकिंग हो सकता है वो आपका, लेकिन स्टाफिंग नहीं हो सकता। स्टाफ में जो लोग होते हैं वो पर्टिकुलर व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, और कर्मचारियों का चयन जो है वो
आदमियों में से होगा, लोगों में से होगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 8th क्वेश्चन में दिया गया है द सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय इज डन बाय, तो किसी भी एम्प्लॉय का चयन किसके द्वारा होता है? किसी भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन, उसका पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट भी होता है और उसका नॉलेज टेस्ट भी होता है। ये सारे टेस्ट करने के बाद उसके अंदर की योग्यताओं को देखा जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रिक्रूटमेंट इज़, मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जिसको हम रोजगार कार्यालय कहते हैं, रोजगार कार्यालय भर्ती का कैसा स्रोत है? तो रोजगार कार्यालय भर्ती का बाह्य स्रोत है, तो इसको आप याद रखिएगा। और अगर प्रमोशन दिया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो भर्ती के आंतरिक स्रोत होते हैं, क्योंकि उसमें वर्तमान कर्मचारियों का ही स्थानांतरण होता है और वर्तमान कर्मचारियों को ही पदोन्नति या पदोन्नति देकर आगे काम उनसे लिया जाता है। अब हम इस सीरीज़ में आगे देख लेते हैं कि पर्टिकुलर और आगे आपको क्या दिया गया है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि मैच दी कॉलम है और इस मैच दी कॉलम को हम मैच करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है। तो नियुक्ति प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? तो नियुक्ति प्रक्रिया का अंतिम चरण जो है वो निष्पादन मूल्यांकन होता है। जो सीरीज़ अभी आप मैच दी कॉलम की देख रहे हैं, ये अभी इंग्लिश में भी दी गई है और हम इंग्लिश में भी इसको अभी मैच करेंगे। तो पहले एक को मैच कर देते हैं हम 3 के साथ, क्योंकि नियुक्तिकरण जो होता है उसका अंतिम चरण निष्पादन मूल्यांकन मतलब परफॉर्मेंस अप्रीजल होता है। फिर मानव संसाधन प्रबंध का प्रथम चरण क्या होता है? तो मानव संसाधन प्रबंध मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की शुरुआत किससे होती है? मानव शक्ति की सूची बनाकर होती है कि हमें कितने लोगों की आवश्यकता है और किन किन पदों पर आवश्यकता है। भर्ती का बाह्य स्रोत क्या है? तो परामर्शदाता संगठन जिसको हम कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो भर्ती का बाह्य स्रोत है। अब चयन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया का संबंध जो है वो संदर्भ जांच से मतलब रेफरेंस चेक से है। जब लोगों के क्वालिफाई होने का हमको पता चल जाता है और उनका फाइनल इंटरव्यू भी हो जाता है, तो फिर हम रेफरेंस चेक करते हैं और उनके बारे में, उनके संबंध में जानकारियाँ जुटाई जाती हैं। मानव शक्ति नियोजन का संबंध किससे है? तो मानव शक्ति नियोजन का संबंध जो है वो स्टाफ के आकार और संरचना से है कि कितने लोग काम कर रहे हैं और उन किन किन पदों पर काम कर रहे हैं, तो ये मानव शक्ति नियोजन का संबंध हो जाएगा। वृत्ति को हम इंग्लिश में कैरियर कहते हैं और इसका संबंध प्रशिक्षु मतलब ट्रेनी से हो जाएगा। और पदोन्नति के बारे में अभी हमने बताया, ये भर्ती का आंतरिक स्रोत है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर मैच दी कॉलम हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन पॉइंट्स को एक के सामने एक लिख कर नोट कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में ये छोटे छोटे पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल रहें और आपके सामने जब एक क्वेश्चन आए तो आप सही और गलत की प्रॉपर पहचान कर सकें। तो याद रखिए, सही और गलत की पहचान करने के लिए ट्रू और फॉल्स, मैच दी कॉलम, MCQs, ये डेली बेसिस पर प्रैक्टिस ज़रूरी है और डेली बेसिस पर ही हम इस प्रकार का मटेरियल अपने पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम इसको इंग्लिश में भी मैच कर लेते हैं ताकि प्रॉपर इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ जाए और हिंदी वालों का भी एक बार रिवीजन हो जाए। तो लास्ट स्टेज स्टाफिंग की क्या है? परफॉर्मेंस अप्रीजल है या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है। फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है? तो मैन पावर की लिस्ट बनाना, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला कार्य है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, इसकी मैचिंग यहाँ हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है? तो रेफरेंस चेक होता है। फोर्थ को हम मैच कर देते हैं रेफरेंस चेक से। मैन पावर प्लानिंग का संबंध किससे है? तो साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टाफ से है। कैरियर को अभी हमने मैच किया है तो ट्रेनी से मैच हो जाएगा, क्योंकि कैरियर का संबंध जो है वो ट्रेनी से है। और प्रमोशन जब दिया जाता है तो हम भर्ती के इंटरनल सोर्स का यूज़ करते हैं, तो 7 का 7 से ही पर्टिकुलर मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैचिंग हमने आपको करके बता दी। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और एक पर्टिकुलर
जो आपका कीवर्ड होता है वही हमको आंसर तक ले जाता है। तो किसी भी चीज़ को आप छोटा समझ के ना छोड़ें, बल्कि उनको कॉपी में नोट करते जाएं, और नोट करते जाएंगे तो आपका रिवीजन आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरीके से हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अपने पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर रहे हैं, और डेली बेसिस पर ऐसी सीरीज़ हम अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे पेड मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।